Dear students, BSc Part 3rd Physical Chemistry Unit number 5 Solution वीडियो नंबर 10। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वथनांक में उन्नयन या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करती है। यदि किसी पदार्थ में विलय के कणों की संख्या अधिक होगी तो क्वथनांक में उन्नयन भी उतना ही अधिक होता है। यहाँ पर क्वथनांक जो है वो क्या चीज होती है? तो किसी विलय का क्वथनांक वह बिंदु होता है जिस पर द्रव तथा वाष्प दोनों आपस में साम्य में रहते हैं और द्रव की सतह पर जो वाष्प दाब रहता है वह वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो वह पदार्थ उबलने लगता है और वही उसका जो है क्वथनांक कहलाता है। अब इस क्वथनांक में उन्नयन का मतलब होता है बढ़ोतरी होना या बढ़ जाना। तो क्वथनांक में बढ़ोतरी क्यों होती है? कोई भी विलायक है, यदि हम उसमें विलय मिलाते हैं तो कणों की संख्या जितनी ज्यादा अधिक होगी उसका क्वथनांक उतना ही अधिक बढ़ जाता है, जिसे इसे ही हम क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। किसी विलय के मिलाने से विलायकों के वाष्प दाब में अवनमन होता है, अतः क्वथनांक में उन्नयन होता है। किसी विलयन में विलय की जितनी अधिक मात्रा होगी वाष्प दाब का अवनमन उतना ही अधिक होगा और उतना ही अधिक उसके क्वथनांक का उन्नयन होगा। इसको हम सामान्य शब्दों में समझते हैं। माना कि कोई आपके पास विलायक है और उस विलायक का वाष्प दाब है और ये वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर है। जब किसी विलायक का वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब दोनों आपस में जब बराबर हो जाते हैं तो ये पदार्थ उबलने लगता है। यदि बंद पात्र में हम ऐसा कर रहे हैं, अब यदि हम इसमें थोड़ी सी मात्रा में विलय मिला देते हैं तो विलायक में विलय मिलने से वह विलयन बन जाता है और विलय के जो कण हैं वो सतह पर आ जाते हैं। इस विलयन में सतह पर आ जाते हैं। सतह में पर आने के बाद ये निकलने वाले जो वाष्प हैं या वाष्पीकृत होने वाले जो अणु हैं उनकी संख्या को कम कर देते हैं। तो वाष्प कम बनेगी तो कम विलय के मिलाने से वाष्प में जो है कमी आ जाएगी, तो इससे वाष्प दाब में भी जो है कमी आ जाती है। जब वाष्प दाब में कमी हो गई और बाहर का वाष्प दाब अधिक है तो उस स्थिति में या वायुमंडलीय दाब बाहर अधिक है और अंदर वाष्प दाब कम हो गया है तो अब ये पदार्थ नहीं उबलता है। हम ये जानते हैं कि क्वथनांक में पदार्थ उबलने लगता है या क्वथनांक बिंदु पर पदार्थ उबलने लगता है। तो जब वाष्प अंदर पात्र के अंदर विलय मिलाने से वाष्प दाब में कमी हो गई या अवनमन हो गया तो ये पदार्थ अब उबलता नहीं है। अब इसके वाष्प दाब को बढ़ाने के लिए हमें अतिरिक्त ऊष्मा देनी पड़ेगी, हमें ताप बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे जैसे हम इसको ऊष्मा देते जाएंगे, ताप को बढ़ाते जाएंगे, वाष्प दाब धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। जैसे जैसे वाष्प दाब बढ़ता चला जाएगा, धीरे धीरे वाष्प दाब बढ़कर के जब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा तो ये पुनः उबलने लगता है। लेकिन जब ये पदार्थ अब उबलने लगा है तब इसका टेम्परेचर पहले के बजाय अधिक हो गया है। अब ये टेम्परेचर कितना बढ़ गया है इसे ही हम क्वथनांक में उन्नयन के नाम से जानते हैं। यदि हम थोड़ी सी और अधिक मात्रा में विलय मिला देते हैं तो वाष्प दाब में कमी और ज्यादा हो जाएगी। अब इसको उबालने के लिए हमें और अधिक टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा और फिर धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाने से और वाष्प बनेगी और वाष्प बनकर के अंदर का जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा और पदार्थ पुनः उबलने लगेगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हम विलय की जितनी अधिक मात्रा विलायक में मिलाते जाएंगे और विलयन बनता जाएगा उतनी ही अधिक मात्रा में जो है क्वथनांक में उन्नयन होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि विलय की जितनी अधिक मात्रा होगी किसी भी विलयन में तो वाष्प दाब का अवनमन उतना ही अधिक होगा, वाष्प दाब में कमी हो जाएगी और उस
वाष्प दाब की कमी को दूर करने के लिए हमें अतिरिक्त ऊष्मा देनी पड़ेगी ताकि उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, और इतना होने पर ही जो है पदार्थ उबलने लगता है और उसका जो है क्वथनांक आपको पता चल जाता है। तो उसके क्वथनांक में तब तक जो है बढ़ोतरी हो चुकी होती है, इसे ही हम क्वथनांक में उन्नयन के नाम से जानते हैं। अब इस चीज को हम इस ग्राफ के माध्यम से भी और अधिक अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्रशर देखिए, नीचे की तरफ हमने एक ग्राफ बनाया है जो वाष्प दाब व ताप के मध्य का वक्र है। इसमें बाईं तरफ वाष्प दाब को लिया है हमने, जबकि नीचे की ओर जो है टेम्परेचर लिया हुआ है। 3 डॉटेड लाइन आपको यहाँ नजर आ रही हैं। वाष्प दाब में 3 पॉइंट है, P0, P1 और P2, जबकि यहाँ पर पहला पॉइंट है T0, T1 और T2। पहले आप ग्राफ को समझ लें, फिर हम इसके डिस्क्रिप्शन की ओर जाते हैं। ग्राफ में ये बताया गया है कि जब T0 टेम्परेचर है उस समय किसी विलायक का वाष्प दाब P0 है। T0 टेम्परेचर पर विलायक का वाष्प दाब T0 है, और इस वाष्प दाब के ऊपर ये मान लीजिए कि पदार्थ उबल रहा है, और यही इसका T0 जो है क्वथनांक बिंदु है। लेकिन अब जैसे ही हमने थोड़ी मात्रा में विलय मिलाते हैं तो इसका वाष्प दाब घट करके पॉइंट G से J तक आ जाता है, और ये वाष्प दाब P1 हो जाता है। लेकिन टेम्परेचर अभी भी हमारा क्या है, T0 ही है। लेकिन वाष्प दाब में क्या हो गई, कमी हो गई। कहां से कहां तक हो गई, G से लेकर के J तक जो है वाष्प दाब में कमी हो गई। अब इस वाष्प दाब पर ये पदार्थ उबलता नहीं है, क्योंकि वाष्प दाब कम हो गया है और वायुमंडलीय दाब अधिक है। अब इस वाष्प दाब को बढ़ाने के लिए, वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए हम पात्र को जो है टेम्परेचर बढ़ाते हैं, और टेम्परेचर बढ़ा करके हम T0 से इसका टेम्परेचर जो है T1 तक लेकर के जाते हैं। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं इसके वाष्प दाब में बढ़ोतरी होती जाती है, और वाष्प दाब बिंदु H पर पहुंच जाती है। H पर पहुंचते ही ये वाष्प दाब पूर्व में जो P0 वाष्प दाब था उसके बराबर हो जाती है और पदार्थ उबलने लगता है। अब इस समय यदि हम देखते हैं तो टेम्परेचर हमारा T1 हो जाता है, जो कि पहले वाले टेम्परेचर से ज्यादा हो जाता है। यदि मान लीजिए ये टेम्परेचर 100 डिग्री है, तो ये वाला टेम्परेचर आपको 100.5 मिल सकता है। तो यहाँ पर ये पदार्थ के टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो गई, इसे ही हम क्वथनांक में उन्नयन के नाम से जानते हैं। यदि मान लीजिए आपने विलय की और अधिक मात्रा मिला दी, T0 पर ही आपका वाष्प दाब P0 था, आपने विलय की मात्रा ज्यादा मिला दी, तो उस स्थिति में वाष्प दाब घट करके जो है K बिंदु तक आ जाएगा, और इस समय इसका जो कोरस्पॉन्डिंग वाष्प दाब है वो P2 होगा। अब ये P2 वाष्प दाब को वापस P0 तक ले जाने के लिए हमें टेम्परेचर को T0 से T2 तक ले जाना होगा, यानी हमें ताप बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, वाष्प दाब क्रशर के सहारे लाइन KF की ओर बढ़ता चला जाएगा, और वाष्प दाब बिंदु I पर आ जाएगा। अब ये बिंदु I पर जब वाष्प दाब आ गया है, तो ये वाष्प दाब पहले वाले वाष्प दाब के बराबर हो गया, साथ ही ये वायुमंडलीय दाब के बराबर भी हो गया। इस पर ये पदार्थ पुनः उबलने लगता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये P0 तक आ जाता है। तो P0 तक वाष्प दाब जब ये उबलने लगेगा, लेकिन तब तक हमारा टेम्परेचर T0 से बढ़ करके T2 तक हो जाता है। तो ये है वाष्प दाब में या बढ़ोतरी, और इसे ही हम इसमें जो है टेम्परेचर या उबलने का जो ताप है वो बढ़ जाता है, इसे ही हम क्वथनांक में उन्नयन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको 3 ग्राफ दिए हुए हैं, A से B तक, C से D तक और E से F तक। पहला वाला जो लाइन है वो विलायक के लिए है, जिसमें कोई विलय मिला हुआ नहीं है। दूसरा विलियन फर्स्ट है, और तीसरी जो लाइन है EF वो विलियन सेकंड के लिए है। ग्राफ वाष्प दाब और टेम्परेचर के बीच में खींचा गया है। अब हम इसके डेरिवेशन की बात करते हैं, डेरिवेशन पर आते हैं। ग्राफ से हमने देखा कि शुद्ध विलायक का ताप T0 है, वाष्प दाब P0 है। विलियन फर्स्ट के लिए ताप T1 है और वाष्प दाब T1 है। विलियन सेकंड के लिए ताप T2 है और वाष्प दाब P2 है।
तो प्रथम विलयन के क्वथनांक में उन्नयन डेल TB1 के नाम से हम इसको जानते हैं कि प्रथम विलयन के क्वथनांक में उन्नयन कितना हुआ। इसको हम T1 माइनस T0 से देखते हैं। T1 माइनस T0 यानी कितना टेम्परेचर में बढ़ोतरी हुई। T1 जो है T0 से ज्यादा है तो T1 माइनस T0 हो जाएगा, जिसको हमने डिफरेंस जो है GH के द्वारा ग्राफ में प्रदर्शित हुआ है। दूसरे विलयन के क्वथनांक में उन्नयन कितना हो गया, वो T0 से लेकर के T2 तक हुआ है, तो T2 में से T0 घटा दें तो ये वैल्यू हो गई G और I के बीच का डिफरेंस, G से I तक का डिफरेंस। तो डेल TB2 हो गया T2 माइनस T0 इक्वल्स टू GI। तीसरा जो है प्रथम विलयन के वाष्प दाब में अवनमन कितना हुआ, G से J तक हुआ, तो P0 में से हम घटा देंगे P1 क्योंकि P0 ज्यादा है और P1 कम है, तो ये आ जाएगा G से J, G ये वाला बिंदु और J ये बिंदु। इसी तरह से द्वितीय विलयन के वाष्प दाब में अवनमन जो हुआ है वो डेल P2 कह दीजिए हम इसे, तो ये हो जाएगा P0 माइनस P2। P0 हमारा है G बिंदु और P2 हमारा बिंदु है K बिंदु, तो G और K के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज P0 माइनस P2 और ये हो गया डेल P2। आगे चलते हैं हम, यदि त्रिभुज में हम दो त्रिभुज है हमारे पास, फिर से देखिए ग्राफ थोड़ा सा ऊपर की ओर हो गया है, नीचे रखते हैं हम थोड़ा ग्राफ को, काम आएगा। यहाँ देखिए चूंकि डेल GHJ और डेल GIK दोनों समरूप हैं, GHJ ये त्रिभुज है आपके पास और दूसरा त्रिभुज है आपके GI और K, दोनों त्रिभुज जो हैं समरूप हैं और समरूप त्रिभुजों में क्या होती हैं, संगत भुजाओं के अनुपात आपस में समान होते हैं। तो यहाँ पर देखिए GH अपॉन GI, इसी तरह से GJ अपॉन GK, ये हम संबंध लिख देते हैं। तो अब इन संबंधों के हिसाब से ऊपर की जो 4 पॉइंट्स हैं उसके आधार पर आप इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। GH का मान वहां से ले लीजिए T1 माइनस T0, GI का मान है T2 माइनस T0, GJ का मान है आपके पास P0 माइनस P1 और GK का मान है P0 माइनस P2। दोनों चारों जो चीजें हैं उनके मान आप रख दीजिए तो आपको मिलेगा इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 जो है इससे हम आगे चलते हैं। T1 माइनस T0 को हमने कहा डेल TB1, इसी तरह से T2 माइनस T0 को हमने कहा डेल TB2, P0 माइनस P1 को हमने कहा डेल P1 और P0 माइनस P2 को हमने कहा डेल P2। दाएं भाग में P0 से अंश व हर दोनों में भाग दे देते हैं। दाएं भाग जो है ये डेल P1 इसमें P0 का भाग दे दीजिए, इसी तरह से डेल P2 में भी P0 का भाग दे दीजिए, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर आ जाएगी 3, यानी डेल TB1 अपॉन डेल TB2 इक्वल्स टू डेल P1 अपॉन P0 और डेल P2 अपॉन P0, इक्वेशन नंबर 3। केवल राइट साइड है उसमें दोनों जो भाग है उनमें P0 का भाग देना और कुछ नहीं करना हमें। अब आगे चलते हैं हम, यहाँ पर डेल ऊपर जो लेफ्ट में है उसको हम डेल TB मान ली, तो ये प्रोपोर्शनल हो गया डेल P अपॉन P0। डेल P अपॉन P0 प्रोपोर्शनल का निशान हटाते हैं हम, ये जानते हैं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, x1 के बराबर हो जाता है। x1 क्या है, विलय की मोल भिन्न, जिसको हमने लिखा स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। यहाँ स्मॉल n बहुत कम होता है अतः हम इसको कई बार नेग्लेक्ट भी करते हैं, तो ये हमारे पास x1 का मान हम स्मॉल n अपॉन कैपिटल N भी रख सकते हैं। डेल TB जो है वो प्रोपोर्शनल हो गया x1 के, प्रोपोर्शनल का निशान यदि हम हटा देते हैं तो डेल TB इक्वल्स टू AX1 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर हो गई हमारे पास 5। x1 का मान हम रख देते हैं, अभी जो यहाँ लेफ्ट राइट में आपने जहाँ क्रसर है वो x1 का मान है स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N है, तो डेल TB इक्वल्स टू A स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N, इक्वेशन नंबर 6। तनु विलयनों के लिए मैंने पहले भी बताया आपको स्मॉल n प्लस कैपिटल N को हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल N लिख सकते हैं। तो डेल TB इक्वल्स टू हो जाएगा A इंटू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। स्मॉल n का मान हम W1 अपॉन M1 रख देते हैं, कैपिटल N का मान हम W0 अपॉन M0 रख देते हैं, उल्टा करेंगे तो ये वाली इक्वेशन आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर W1 जो है विलय का भार है, M1 जो है विलय का अणु भार है, W0 विलायक का भार है और M0 जो है विलायक का अणु भार है।
यहाँ पर डेल टी बी इक्वल्स टू एक के स्थान पर हम ये जानते हैं, यदि हम इसमें एम नॉट को शामिल कर लें, ए एम नॉट को शामिल कर लेते हैं तो ये हो जाता है के बी के बराबर हो जाता है। के बी हमारे लिए बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट या यू बोलो स्कोपिक कांस्टेंट होता है। तो ए और एम नॉट को हमने यहाँ रख दिया तो इसका मान आ गया के बी। तो ये हो गया डेल टी बी इक्वल्स टू के बी W1 अपॉन M1 इंटू 1 अपॉन W नॉट। यदि हम W1 M1 का मान 1 मोल रख दें, W नॉट का मान हम 1 ग्राम रख दें, तब इस स्थितियों में डेल टी बी का मान के बी इंटू 1 अपॉन 1 हो जाएगा, या डेल टी बी का मान किसके बराबर हो जाएगा, के बी के बराबर हो जाएगा, और हमें इक्वेशन नंबर 8 मिलेगी। इक्वेशन नंबर जो 8 है, इसको यदि हम डेफिनेशन के रूप में लिखना चाहें तो ये हो जाएगी कि यदि हम 1 ग्राम विलायक में 1 मोल को घोलकर विलयन बना दें तो उस विलयन के क्वथनांक का उन्नयन उसके क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक के बराबर या केबी के बराबर होगा। फिर से डेफिनेशन देखिए, यहीं से हम देख लेंगे, यदि हमारे पास जो है 1 ग्राम विलायक हो, ये वाला 1 ग्राम हो और ये वाला 1 मोल हो, तो 1 ग्राम विलायक में 1 मोल घोल करके विलयन बना दिया जाए तो उस विलयन के क्वथनांक का उन्नयन उसके क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक के बी के बराबर होगा। डेल टी बी क्या है, क्वथनांक में उन्नयन, वो किसके बराबर होगा, के बी के बराबर होगा। के बी हमने देखा था कि ये होता है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट या यूबोलोस्कोपिक कांस्टेंट। क्योंकि विलयन तनु होता है, अतः 1 मोलल विलयन बनाने पर 1 मोल 1000 ग्राम विलायक में घोलते हैं। विलयन तनु होता है क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं इसमें पहली शर्त यही है कि विलयन तनु होना चाहिए, इसलिए हम वहां पर 1 ग्राम ना लेकर के हम 1 किलोग्राम यूज करते हैं या 1000 ग्राम को हम यूज करते हैं। उस स्थिति में केबी जो हमारे पास प्राप्त होगा उसमें ये वाली इक्वेशन इस तरह से हो जाएगी, डेल टी बी इक्वल्स टू के बी, के कैपिटल हो जाएगा, पहले वाला स्मॉल था, के बी इक्वल्स टू W1 M1 इंटू 1000 अपॉन W नॉट, यानी हम 1000 पर इसको फाइंड आउट कर रहे हैं। तो के बी यहाँ के बी जो है 1 मोल को हमने 1 लीटर में 1 किलोग्राम में घोला है, अतः इसको हम मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक को यदि हम परिभाषित करना चाहें तो क्या हो जाएगा, यदि हम 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल घोलकर विलयन बनाएं तो उस विलयन के क्वथनांक का उन्नयन उसके क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक या मोलल उन्नयन स्थिरांक के बराबर हो जाएगा। उष्मागतिकी से हम केबी को जो फाइंड आउट करते हैं वो है केबी इक्वल्स टू RT नॉट स्क्वायर अपॉन डेल एच न्यू इंटू 1000। डेल एच न्यू होता है विलायक के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। लेकिन यहाँ पर इक्वेशन जो नंबर 9 जो इक्वेशन है ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट इक्वेशन है, जो हमें क्वथनांक में उन्नयन डेल टीबी के बारे में बताती है। तो डेल टीबी के यहाँ पर हमें डेल टीबी जो मिला है वो होता है केबी इंटू W1 अपॉन M1 इंटू 1000 अपॉन W नॉट। इस इक्वेशन के द्वारा हम यदि टीबी को यहाँ से हटा करके M1 के स्थान पर ले जाएं, M1 को डेल टीबी के स्थान पर ले जाएं, तो इस इक्वेशन नंबर 9 से हम विलय के अणुभार को ज्ञात कर सकते हैं। और इस जो आपके पास ये जो सूत्र है, इस सूत्र के द्वारा हम आंकिक जो प्रश्न हैं उनको भी हल कर सकते हैं। जनरली आंकिक प्रश्न में 2 ही चीजें पूछी जाती हैं, या तो डेल टीबी में बढ़ोतरी कितनी हुई ये पूछा जा सकता है, या विलय के अणुभार के बारे में पूछा जा सकता है। तो विलय का अणुभार निकालने के लिए हम M1 को यहाँ ले जाएंगे, डेल टीबी को यहाँ पर ले आएंगे, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी डेल M1 इक्वल्स टू KB इंटू W1 अपॉन डेल TB इंटू 1000 अपॉन W नॉट। तो ये है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक में उन्नयन। तो आज हमने ये पढ़ा कि किस तरह से क्वथनांक में उन्नयन होता है, उसका ग्राफ और उसका डेरिवेशन हम लास्ट में जो है किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, और जो हमने इक्वेशन फाइंड आउट की, इक्वेशन 9 जो फाइंड आउट की है उसकी यूटिलिटी हमारे लिए क्या है। हम इससे इस इक्वेशन के द्वारा मोलल उन्नयन स्थिरांक की भी गणना कर सकते हैं। यदि हम
यहाँ पर डेल एच न्यू की बात करते हैं तो ये हमारे लिए विलायक के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा होती है। तो ऊष्मा गति के द्वारा हम केबी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, RT नॉट स्क्वायर अपॉन डेल एच न्यू इंटू 1000। धन्यवाद, आज इतना ही।